चलो अभी इसमें देखते हैं अपन। अच्छा, ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में, अच्छा हाँ यहाँ अपन ने देख लिया था। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया था। हाँ, पहले मॉलिक्यूलैरिटी समझ लो। मॉलिक्यूलैरिटी मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब ये होता है कि आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, है ना। आपकी जो आरडीएस है, जो स्लोएस्ट स्टेप है, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्ट कर रहे हैं। मान लो अभी अपन ने पढ़ा इन सब में, अच्छा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं, ये हटा लो, सॉरी, आरडीएस नहीं, ये हटाओ, पार्टिसिपेटिंग इन अ स्टेप ऑफ ए रिएक्शन, है ना। आरडीएस नहीं, आरडीएस में आप खाली रेट लॉ लगाते हो, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी में क्या होता है? मॉलिक्यूलैरिटी में अब जैसे कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में एलिमेंट्री में एक ही रिएक्शन है ना। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड कितने मॉलिक्यूल है? एक ही मॉलिक्यूल है, तो ये रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर हो गई, है ना। मॉलिक्यूलैरिटी कितने टाइप की होती है? अगर एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, वन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस रिएक्शन को आप बोलोगे यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। अगर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप बोलोगे बायमॉलिक्यूलर, और तीन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बोलोगे ट्राइमॉलिक्यूलर, है ना। जीरो मॉलिक्यूलर कभी नहीं होती, क्योंकि मॉलिक्यूलैरिटी डील करती है कि जो आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काउंट कर रहे हो ना, वो मॉलिक्यूलैरिटी का कहना है कि उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं टू गिव अ प्रोडक्ट, है ना। कोलिजन के बेसिस पर ये बताती है, किसके बेसिस पर? कोलिजन के उतने मॉलिक्यूल्स आएंगे, टकराएंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर जीरो होगा तो कोलिजन होगा ही नहीं, इसलिए मॉलिक्यूलैरिटी जीरो कभी नहीं होती। लिखने का टाइम दूंगी, 2 मिनट रुक जाओ। जीरो के टाइम पे मतलब जीरो ऑर्डर हो सकता है, जीरो मॉलिक्यूलैरिटी नहीं हो सकती। पॉइंट में मॉलिक्यूलैरिटी नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में मॉलिक्यूलैरिटी नहीं हो सकती। अब होने को 3 से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ऐसा देखा गया है प्रैक्टिकली 1 2 3 मैक्स टू मैक्स 3 मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम टकरा सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं टकरा पाते, है ना। तो बेस्ट जो मॉलिक्यूलैरिटी होती है यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर। अगर किसी की मॉलिक्यूलैरिटी 3 है, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं एक साथ, ठीक है। अब आपने अच्छा लिखना इधर से कुछ हो गया। इसमें भी आपको जैसे जीरो ऑर्डर में और उसमें करोगे ना, इसमें भी एग्जांपल्स लिख लेना। इसके एग्जांपल्स तो इन नोट्स में ही मिल जाएंगे तुमको, है ना, लिख लेना वो, ठीक है। अब जो मेजर डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि जब आप ऑर्डर निकालते हो, ऑर्डर के लिए देखो, एलिमेंट्री के लिए तो आप इसी स्टेप, एक ही स्टेप है आपके पास, इसी का ऑर्डर निकालना है, इसी की मॉलिक्यूलैरिटी निकालना है। लेकिन फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, द मेजर डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज दैट कि आपको अगर ऑर्डर निकालना है तो आपको आरडीएस की जरूरत पड़ेगी, आप सिर्फ एक स्टेप का ऑर्डर निकालते हो। लेकिन अगर आपको मॉलिक्यूलैरिटी निकालनी है तो मॉलिक्यूलैरिटी इंडिविजुअल हर स्टेप की होती है। इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल है, इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल है, इस स्टेप में कितने मॉलिक्यूल है, तो हर स्टेप की अपनी अलग अलग मॉलिक्यूलैरिटी होती है, ठीक है। आई बात समझ में? मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक और डिफरेंस रहता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका प्रैक्टिकल चीज है, आप एक्सपेरिमेंट करके पता लगाओगे ऑर्डर क्या आ रहा है, कंसंट्रेशन बदलने पे फर्क कितना पड़ रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी आपकी थियोरेटिकल चीज है, आप खाली रिएक्शन देखो, जो दिख रहा है वही है ना। जो स्टोइकियोमेट्री है वही उसकी मॉलिक्यूलैरिटी है ना। यहाँ पर आपको कोई वो नहीं है कि एक्सपेरिमेंट करके देखना है, ठीक है। आई बात समझ में? अब इनके डिफरेंस की अगर मुझे भाषा समझ में आ जाती है, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ये अपन ने डेफिनेशन पढ़ी ऑर्डर की। इधर क्या होता है? सम ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका आपको सम कर देना, है ना। किसी के 2 मोल है तो 2 लेना है वो, है ना। ऐसा नहीं कि खाली एक ही कंसिडर करोगे उसको, ठीक है। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, आप देखकर निकाल सकते हो, ठीक है। ये बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। यहाँ पर खाली होल नंबर आएगा, मतलब होल नंबर में जीरो भी नहीं आता है, 1 2 3, है ना।
एप्लीकेबल फॉर बोथ, यहाँ पे दोनों के लिए, यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है। मतलब क्या, आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्री रिएक्शन की आप मॉलिक्यूलरिटी निकालते हो, है ना। ऐसा नहीं कि आपको पूरा मैकेनिज्म पढ़ा दे देंगे और बोलेंगे पूरे रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बताओ। मैंने क्या बोला, हर स्टेप की अपनी अपनी एक मॉलिक्यूलरिटी होती है ना। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, अर्जुन, अच्छा, गिवन बाय स्लोएस्ट, स्लोएस्ट स्टेप, ऑर्डर आपका आरडीएस से आता है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज, हाँ अगर आप आरडीएस की, अब मैं बोल रही हूँ इन तीन में से एक आरडीएस है, तो जो ऑर्डर होगा वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी, है ना। अगर आपके ऑर्डर भी वही स्टोइकियोमेट्री को फॉलो कर रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है इस पे, ऑर्डर पे, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर प्रेशर बढ़ोगे आपको पता है रेट उस पर भी अफेक्ट हो जाता है। मॉलिक्यूलरिटी में सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उसका और किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके डिफरेंस आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी लिखवा है। ये अच्छे से घर जाके लिखना, है ना। और थ्योरी में आपके 2-3 आंसर आज कवर हो चुके, ठीक है। एक तो रेट एक्सप्रेशन वाला पूछ लेते हैं बोर्ड्स में डायरेक्ट, उसके अलावा आपका ऑर्डर भी पूछते हैं, मॉलिक्यूलरिटी भी पूछते हैं, ठीक है। अब इन सब से आपने अब अपनों को नेक्स्ट करना क्या, ये जो अपन ने ऑर्डर आज सीखा है, इस ऑर्डर को आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ये दो तो है ही सही। सेकंड मुझे तुम्हारे जेई के सिलेबस में देखना पड़ेगा, बोर्ड्स में तो नहीं है कि सेकंड ऑर्डर का करवाना है या नहीं करवाना। आपने जो अभी रेट एक्सप्रेशन लिखा, ये जो मैंने लिखवाए थे ये वाले, है ना, ये वाले कि ये जीरो ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये आपके डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस है। अभी अभी इनको आपको डिराइव करके आपको हर एक एक ऑर्डर के लिए आपको रेट कांस्टेंट निकालना है, रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है ना। आज एक और इंपॉर्टेंट चीज अपन कर लेते हैं लास्ट, डिफरेंस बिटवीन रेट, यूनिट ऑफ रेट एंड ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट। आपको किस किस के डिफरेंस पता होना चाहिए, यूनिट निकालना, यूनिट की बात कर रहे हो आप, है ना, रेट की और रेट कांस्टेंट की। क्या फर्क है दोनों में, आएगा वो फर्स्ट ऑर्डर के बाद ही पढ़ा दूंगी, उसी में पढ़ा दूंगी, ठीक है। देखो आपका फॉर्मूला ये था, रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये आपका रेट लॉ था, ठीक है। ये आपका रेट होता है और ये क्या होता है, आपका रेट कांस्टेंट होता है ना। ठीक है, आपको इन दोनों की यूनिट देखनी है। मैंने क्या बोला, रेट की यूनिट हमेशा रहती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब जब आप इस रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालोगे, है ना, रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करेगी आपने यहाँ कंसेंट्रेशन क्या लिए, पावर, ठीक है। रेट कांस्टेंट अगर आप 1-1 नहीं कर रहे हो, है ना, आपने वो तो डिफाइन कर दिया कि जब आप 1 कर दोगे तो जो रेट है वही रेट कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप 1-1 नहीं कर रहे हो तो आपको क्या डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आप पावर क्या ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, के की जो यूनिट है वो डिपेंड करेगी कि आप पावर क्या ले रहे हो उसकी, ठीक है। तो अब पावर क्या है, पावर आपको ऑर्डर बताएगी, मतलब हर अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग रेट कांस्टेंट की यूनिट्स होती हैं और वो यूनिट्स आपसे पूछी जाती हैं। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में बताया नहीं जाएगा कौन सा ऑर्डर है, आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के पता लगाना रहता है कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है ना। एकदम आपको ऐसा खुला खुला बता नहीं देगा कि फर्स्ट ऑर्डर की, आपको यूनिट देखो, यूनिट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑर्डर की, ठीक है। तो रेट की यूनिट हमेशा एक ही रहती है, रेट कांस्टेंट की यूनिट डिपेंड करती है ऑर्डर पे। किस पे डिपेंड करती है, ऑर्डर पे, ठीक है। अब ऑर्डर मैं बोल रही हूं, मान लो रेट इज इक्वल्स टू किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, है ना। तो रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर 0, है ना, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो जो रेट की यूनिट होगी वही के की यूनिट होगी, है ना। तो इस केस में आपका जो के की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड।
ठीक है। अब फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन की पावर 1, तो के की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, के की यूनिट हो जाएगी रेट की यूनिट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, है ना, के की यूनिट आएगी सिर्फ पर सेकेंड। तो अगर सिर्फ पर सेकेंड है तो वो बेस्ट इंडिकेशन होता है कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और मेजर रिएक्शंस आपकी फर्स्ट ऑर्डर ही होती है। इवन अगर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन आ गई, आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम सुना होगा, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जितनी भी आएगी, जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है वहां पे आपको कुछ नहीं बताते हैं कौन सा ऑर्डर है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रहता है कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं। जब आप ये फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल्स लिखेंगे तो वहां पे एक पॉइंट लिख लेना, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, वहां पे लिखना है। अब सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं। रेट किस पे डिपेंड करेगा, के ए की पावर 2, है ना, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, के की रेट की यूनिट अपॉन ये हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहां हो जाएगा मोल स्क्वायर लीटर -2, ठीक है, आया समझ में। अब इसको कैंसिल कर दो, क्या हो जाएगा, के की जो यूनिट आएगी वो आएगी मोल इनवर्स लीटर, ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा, है ना, लीटर, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, ठीक है, यही आएगी, है ना। लिखो, लिख लिया सबने, हो गया। यस मैम। नहीं अभी तो नहीं, 11:20 से। अब इन शॉर्ट मैं बार बार ना पूरा खींचूं, इससे अच्छा आप डायरेक्ट एक जनरल फॉर्मूला लिख लो कि रेट डिपेंड करेगा के ए की पावर एन पे, जहां पे एन क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर, है ना, ये है एन क्या है, ऑर्डर। तो अगर आपको के की यूनिट निकालनी है, आप क्या करोगे, रेट डिवाइडेड बाय ए की पावर एन, ठीक है। अब जो रेट है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे इवन अगर आपको इतना बड़ा भी नहीं करना है, मोल पर लीटर पर सेकेंड पूरा मत लिखो, आप खाली इतना लिख लो, मोलैरिटी पर सेकेंड, ठीक है, मोल पर लीटर को मोलैरिटी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी में ही आएगा, ये हो जाएगा m की पावर n। तो आपको k की अगर यूनिट निकालनी है, आप क्या करोगे, खाली m की पावर 1 - n और सेकेंड इनवर्स, बस इतना सा याद रखना है आपको। आपको खाली ऑर्डर n का वैल्यू रखते जाओ यहाँ पे, और यहाँ से आपको सारे ही यूनिट्स मिल जाएंगे, वेयर n लिख देना, n क्या है, ऑर्डर। अब एक बार इस वैल्यू में रख के देख लो, आप निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो, है ना। अगर n का वैल्यू 0 है, निकालो k का यूनिट क्या होगा, अगर n का वैल्यू 1 है, k का वैल्यू क्या होगा, यूनिट बताओ, n का वैल्यू 2 है, k की यूनिट क्या होगी, n का वैल्यू, देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपको अगर वो यूनिट पूछना है सिर्फ इसी फॉर्मूले से, तो वो रैंडमली n का वैल्यू कुछ भी दे सकता है, कुछ भी बोलेगा, लेट 6th ऑर्डर की बताओ, है ना, तो ये आपको आनी चाहिए। मान लो n का वैल्यू 5 है, तो k का वैल्यू क्या होगा, निकालो यूनिट सारी। कल से अपन डेरिवेशन करेंगे, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर सारे, है ना।
एन का वैल्यू रखते जाओ और मोलैरिटी भी लिख लेना है ना। एम क्या है, एम की जगह आप एट द एंड यूनिट क्या लिखोगे, मोल पर लीटर, है ना, ये रखना आपको आखिरी में। हो गया, निकाल लिया। अच्छा अब एक क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन, लिखते जाओ फटाफट, 2A प्लस 3B प्लस 3/2C गिविंग 3P। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना। ए, आवाज नहीं आनी चाहिए। आवाज क्यों आ रही सिद्धार्थ, करो। आवाज नहीं, फटाफट करके बताओ। हुआ, कैसे करो, कैसे करोगे। एलिमेंट्री हम जब इंडिविजुअल रेट्स निकालते हैं इसको लिखोगे 1/2, है ना, ये डी डी पूरा लिखते रहना। ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब क्या करोगे, आपको सबको दिख रहा है कि सब ऑप्शन में आपको ये वाला 1 दे रखा है, तो अगर इसको 1 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2 2 और ये हो जाएगा 4,
तो ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 1, 2/3 और 4/3 का है, ये रहा। ठीक है, कल चीज पढ़ी थी उस पे भी 2020 का क्वेश्चन आया है ना। अब एक और, हाँ जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, देखो एक और क्वेश्चन लिखना। देखो आपको लिखा है, खैर मैं कुछ समझा ही नहीं रही, तुम खुद ही समझो और तुम खुद ही करो। फॉर अ केमिकल रिएक्शन, देखो जितना स्पीड से करोगे ना, अभी अपन 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि मेरे को दिख गए अच्छे अच्छे। द ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा इससे पहले एक चीज समझो, मान लो मेरे पास कोई एक रिएक्शन है 2A + 3B गिविंग यू प्रोडक्ट। ठीक है, मैं बोल रही हूँ इसका रेट लॉ में A की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, B की पावर 3 पे डिपेंड कर रहा है, मान लो ये रेट लॉ है ना। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और B के रिस्पेक्ट में थर्ड ऑर्डर है। ठीक है, और कंप्लीट आप निकालोगे तो 1 + 3 फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। इतना समझ में आता है सबको? ठीक है, बस वही चीज है। ठीक है, अब आपको एक टेबल दी गई है जिसमें आपको इधर दिए हुए हैं रेट, इधर दिया हुआ है कंसंट्रेशन ए की, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बहुत, है ना। इधर कंसंट्रेशन बी की, है ना, ये वैल्यू है 0.10, 0.40, 0.80, ये वैल्यू दी है 20x, और ये है 40, और ये है 0.5, ये है 0.5, और ये दिए y। ठीक है, हाँ आपको x और y की वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस फटाफट निकालो अगर इजी है तो। सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ए वाला है अबे तो 80 बार फोर्स वाला है फोर वाला इसका लिखा इन दोनों को डिवाइड किया इसका लिखा जी मैम ये फोर्थ वाला है 18 ये वाला करो। इसका तो तुम मुझे खुद ही लिख के बताना रेट। क्या क्या आ रहा है, एक सेकंड देखती हूँ।
सारा मैम गलत हो सकता है भाई। हमारा फोर्थ आ रहा है पहले से रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के तो पहला आ रहा है आंसर। हाँ पहला ही है ना। पहले ही है मेरे पहला है ना। देखो आपको एक रिएक्शन दिए, आपको अब समझ लो, आपको क्वेश्चन में बोला फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब जैसे जैसे ए बढ़ेगा रेट बढ़ेगा, बी बढ़ेगा रेट बढ़ेगा। अब आपको ऐसी टेबल्स को डील कैसे करना होता है समझ लो पहले ध्यान से, है ना। देखो आपको जब भी ऐसी टेबल है, आपको अगर रिलेशन देखना है, इवन यहाँ तो उन्होंने बता दिया फर्स्ट ऑर्डर है, अगर रिलेशन देखना भी है तो आपको क्या करना है, ऐसे देखना है बी की कंसंट्रेशन जहां कांस्टेंट है, तो इस वाले एरिया में देखो कि ए को बढ़ाने से इस पे कितना फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब बी की कंसंट्रेशन सेम है, उन्होंने बोला ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये रेट कितना बढ़ा ये देख लो, फर्स्ट ऑर्डर है मतलब आपके कंसंट्रेशन में उतने ही टाइम्स का चेंज आया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, वाई निकालना है। अब जब आपने ये करा तो ये कैसे निकाला ये बताओ। डिवाइड कर दे फॉर्मूला में खुद क्या रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली और फिर वो उसको हर एक में पुट करते हैं। ऐसा अरे मैम इनको डिवाइड कर दो आपस में जुड़ रहेंगी। नहीं मैं आगे ही लगाना पड़ा। ये वाला फॉर्मूला लगा है। अरे मैम इसको डिवाइड कर दो मैडम। मेरे एआरडी की कंसंट्रेशन डिवाइड कर दी और रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी। मेरे एक्स और वाई रख के एक्स और वाई की निकाल दी। ये कैसे लग रहा है? आपने क्या करा, इसमें फर्स्ट वाले में ए और बी की वैल्यू रख के रेट की वैल्यू रख के रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली पहले, है ना। फिर उसके बाद अलग में जो जो चाहिए आपने तीनों के लिए इंडिविजुअल आपने वो फॉर्मूला लगा लिया। इतना नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। तुम लोगों ने कैसे करा, डिवाइड ही कर दिया। क्या डिवाइड कर दिया, रेट लिखा ले 10 अपॉन में 40। ये बिल्कुल नहीं होगा, कभी करना भी मत ऐसे, ठीक है। फालतू चीजें नहीं करना है अपने को, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो वाला उनका ठीक है, वो प्रोसेसर ठीक है, पर लंबा है थोड़ा, यूं बोल रही हूँ। आप खाली टाइम्स का देखो, यहाँ पे कितने टाइम्स का चेंज आया, 4 टाइम का चेंज आया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी क्या कर दो 4 से क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, जितना टाइम्स यहाँ चेंज आएगा उतना टाइम्स वहां चेंज आएगा, आ गया 80, है ना। उसके बाद अब ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ आपकी वैल्यू आ गई, कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया, इधर समझो इसको 80 से डिवाइडेड बाय 2 करा है ना, आधा कराइए, तो ये आधा करा है तो ये पहले आधा होगा इसके रिस्पेक्ट में, है ना। 40 से कितना हो जाएगा 0.20 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये चेंज पता लगाना है ये कितना आया। अब 0.20 से ये देखो ये चेंज कितने का आ रहा है, कितने टाइम्स का आ रहा है, 4 टाइम्स का आ रहा है ना। वापस से 4 टाइम्स का आ रहा है, इस वजह से आप यहाँ पे भी क्या करोगे 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे। इतना अगर नहीं भी करोगे, आप खाली टेबल टेबल में देख लो कितने कितने का चेंज आ रहा है ना। अभी तो पूरा बेटा तुम अगर वैसे करोगे ना फॉर्मूले में करके, तुमको कसम से बहुत टाइम लगेगा, और ये तो फिर भी इजी है, यहाँ पे तुमने फॉर्मूला लगा लिया। अब ये देखो ये है ना, तो हाँ अभी जैसे जैसे कॉम्प्लिकेट होता जाएगा ना, तो फॉर्मूला वाला टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम को बचाने के लिए अच्छा जिसकी मैथ्स अच्छी है, जैसे हिसाब करते हैं ना, जैसे दुकान पे बैठ के कि इधर कितने का चेंज आ रहा तो मतलब इधर कितने का आएगा, इधर कितने गुना बढ़ रहा है मतलब उधर कितने, ये आपको बस इतना ध्यान रखना है और कुछ नहीं। जैन लोग है क्या कोई जो अकाउंट्स वगैरह संभालते हैं? नहीं मैं जाएंगे दुकान है ना, दुकान पे यही सब, तो वो दिमाग थोड़ा यहाँ पे दौड़ाना, वो फटाफट होता है वो, है ना। नहीं नहीं दुकान पे मत बैठो, मैं बोल रही हूँ देखो तुम चाहो तुम फॉर्मूले वाली मेथड से जा सकते हो, लेकिन इसमें एक बार तुमको दिमाग लगाना समझ में आ गया ना, तुमको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खाली ऑब्जर्व करना है कि कितने का चेंज आ रहा है बस, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करो, यही तो आपको निकालना है। जब आपको ऑर्डर नहीं दिया जाएगा, आपको चेंजेस ऑब्जर्व करने हैं कि किसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट पे क्या फर्क आ रहा है। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे, है ना, तो यहाँ पे आपको चेंज खुद निकालना पड़ेगा कि देखो अब ऐसे में मैंने क्या बोला, वहां से शुरू करो जहां पे आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू दिख रहा है। बी की कंसंट्रेशन को नहीं छेड़ा गया यहाँ पे, तो ए की कंसंट्रेशन को कितने टाइम बढ़ाया यहाँ पे, 2 बार बढ़ाया है, तो यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है, ये भी 2 गुना, मतलब ए के रिस्पेक्ट में वो फर्स्ट ऑर्डर है। आ गया, रेट लॉ लिखना है, हमने देख लिया ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। दूसरा अब यहाँ पर देखो 2 बार बढ़ा क्या 2 बार हुआ है, इसको भी 2 टाइम्स बढ़ाया है, तो अगर इसको 2 टाइम्स बढ़ाया है तो इसको
से मल्टीप्लाई करने में कितना आना चाहिए था आंसर, वो देख लो पहले, है ना, 180 आना चाहिए था, लेकिन 0.72 रह गया, आना क्या चाहिए था 0.18, है ना, इतना आना चाहिए था, लेकिन रह गया 0.17। और वो जो फर्क आ रहा है वो फर्क आ रहा है इसकी वजह से, जब इसको 2 गुना करा तो यहाँ पर देखो कि 0.18 की जगह 0.72 आ रहा है, मतलब 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, नहीं 4 से डिवाइड, इसके तुमको वो ऑप्शंस भी दे ही देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, इसके ऑप्शंस लिख लो, होता है। ऑप्शंस लिख लो भाई इसके, ऑप्शन नंबर ए, हाँ 84 का 72 हाँ तो मैम 4 गुना हो जाएगा। नहीं 4 से डिवाइड होगा भाई, हाँ मतलब वही है। आप आ जाएंगे। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, लगाओ दिमाग, ए होगा, ए तो नहीं होना चाहिए, सी 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 कैसी आवाज आ रही है, कौन सा क्वेश्चन है, सी है, पर मैम वहाँ पे तो 4 टाइम्स का हो रहा है या फिर एक सेकंड,